हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर समझ रहे होंगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन बिलो। और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें बायोलॉजी क्लास की ज़रूरत है। ओके, तो जो हम लोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति पढ़ रहे हैं, तो उसका चैप्टर तो मैंने कल ख़त्म कर दिया था। आज मैं उसका कुछ आवश्यक प्रश्नों के बारे में बताऊंगा और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो भी एनसीईआरटी है ना। मैं अलग से कुछ भी इसमें नहीं लिखा है मैंने। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और कुछ आवश्यक प्रश्नों में जो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें पहला क्वेश्चन है कि कल्याण सोना कौन से फसल की नस्ल है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है 12th क्लास का, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कल्याण सोना कौन से फसल की नस्ल है। सो आई हैव रिटन द आंसर हेयर। आंसर इज ए, इट मीन्स गेहूँ। ठीक है, तो कल्याण सोना कौन से फसल की नस्ल है? गेहूँ की नस्ल है। और आपको डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा इसके पिछले वाले वीडियो में कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। यानी कि जब वीर्य सेचन किया जाता है ना, क्या होता है कि जो उच्च प्रकार के जो सांड होते हैं उनके वीर्य को प्रिजर्व किया जाता है आगे के लिए, आगे के यूज़ के लिए। तो उनको हिमीकृत करके रखा जाता है, उन्हें ठंडा करके रखा जाता है। तो कहाँ किस में रखा जाता है? उन्हें रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में उन्हें ठंडा करके रखा जाता है, और जिसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आंसर मैंने सब में आंसर यहाँ पे बगल में लिख दिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नाउ द टर्म इज गोल्डन राइस, व्हाट इज इट मीन्स। गोल्डन राइस का मतलब क्या होता है? गोल्डन राइस मतलब ये एक ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए की तो प्रचुरता है ही है। जैसे यहाँ पे पूछा है कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। साथ ही साथ ये किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है, इसलिए इसको गोल्डन राइस कहा गया है। ठीक है, तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, एंड आंसर इज बी। फिर है निम्न में कौन एक कुक्कुट रोग है। कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन जो किया जाता है ना, तो उससे रिलेटेड। तो निम्न में कौन एक कुक्कुट रोग है? तो आंसर आप लोग देख रहे होंगे, आंसर क्या है? डी है। इट मीन्स रानीखेत, जिसमें उनकी भूख मर जाती है, उन्हें भूख नहीं लगती है और भूख के कमी के कारण वो मर जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी, रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अर्धबौने फसलों को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपको पता है कि गेहूं और चावल के फसलों में एकाएक काफ़ी वृद्धि हुई थी। ठीक है, 4-5 सालों में। तो उन फसलों में वृद्धि का श्रेय किन्हें दिया जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है ना। तो अर्धबौने फसलों को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैकरम बारबेरी नामक भारत के, यहाँ पे नामक गन्ना छूट गया है, आप याद रखिएगा यहाँ पर क्या है? गन्ना होगा। ठीक है, तो सैकरम बारबेरी नामक गन्ना भारत के किस हिस्से में उगाया जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम? तो आंसर क्या होगा? ए, यानी उत्तर में उगाया जाता है। ठीक है, और एक आपको पता होगा कि एक ऐसा ही सैकरम ऑफिसिनेरम होता है जो दक्षिण में उगाया जाता है, उसमें अच्छी यील्डिंग होती है। ठीक है, तो सैकरम बारबेरी कहाँ उगाया जाता है भारत में? उत्तर भारत में। सैकरम बारबेरी है क्या? गन्ना का फसल है, एक प्रजाति है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में कौन एससीपी के लिए उपयोग किया जाता है? एससीपी मतलब सिंगल सेल प्रोटीन, है ना, आपको पता होगा, सिंगल सेल और प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन के लिए उपयोग किया जाता है निम्न में कौन? क्लोरेला, स्पाइरुलिना, सिनेडेस्मस या सभी? आंसर क्या होगा? इसमें सभी होगा। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है, यहाँ पे होगा डी। ठीक है, तो निम्न में कौन एससीपी के लिए उपयोग होता है? क्लोरेला, स्पाइरुलिना, सिनेडेस्मस या सभी? तो आंसर होगा सभी। ऊतक संवर्धन के द्वारा उत्पन्न पौधों को क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं, सोमा क्लोन्स कहते हैं, ए और बी दोनों ही कहते हैं, या इनमें कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा?
आंसर होगा बी, यानी सोमाक्लोन्स, क्योंकि उनमें लक्षण जो होते हैं वो अपने पहले वाले ओरिजिनल पौधे के समान ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक कोशिका या ऊतक से संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता को क्या कहते हैं। मतलब जैसे आप लोग ऊतक संवर्धन कराते हैं, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक सेल या एक ऊतक काट लिया जाता है, फिर उसी को पोषक माध्यम फिर हार्मोनल माध्यम में रखने के बाद उनका क्या हो जाता है, उनको एक नया पेड़ के रूप में बना दिया जाता है। तो वही एक कोशिका या एक ऊतक से जो पूरा पौधा को विकसित करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी। आंसर इज ए। जनन क्षमता नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इनमें कोई नहीं, आंसर होगा टोटीपोटेंसी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। उच्च स्तर के खनिज, विटामिन और प्रोटीन्स के लिए फसलों का संकरण कराना क्या कहलाता है। सॉरी, उच्च स्तर के खनिज, विटामिन और प्रोटीन्स के लिए फसलों का जो संकरण कराया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, बायोमोनिफिकेशन या माइक्रो प्रोपेगेशन। आंसर होगा बी, यानी बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अच्छा खनिज, यानी ऐसा फसल का प्रजनन करवाना जिसमें अच्छे खनिज की मात्रा हो, अच्छे विटामिन हो, अच्छे प्रोटीन हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, कौन है। आंसर होगा क्लोरेला। यहाँ पे मैंने आंसर लिखना भूल गया है, तो आंसर होगा क्या, क्लोरेला। इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो ये रहे आपके 11 ऑब्जेक्टिव। देखो, सिर्फ 11 यही ऑब्जेक्टिव नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे तो मैंने ढूंढ के लिख दिया, लेकिन अगर आप बुक पढ़े होगे या अगर मेरी जो वीडियोस हैं पुराने उन्हें देखेंगे आप, तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जो कि 12 नंबर है। क्वेश्चन है, पशुपालन का मानव कल्याण में भूमिका का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, तो पशुपालन का मानव कल्याण में भूमिका का संक्षेप में वर्णन करना है, क्या हो सकता है। तो पशुपालन से जो लाभ है आप उसको लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, मैंने यहाँ पे जो लिखा आप उसको भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है कि पशुपालन मानव कल्याण के लिए एक अच्छा साधन बन सकता है। क्यों, क्योंकि पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पशुओं के खान पान, स्वास्थ्य, साफ सफाई और प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आपको तो पता ही है। फिर इन सारे कार्यों को करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी ना, मतलब इतना सारा काम करना, उनके खान पान पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य, साफ सफाई, प्रजनन, एक ही आदमी तो कर नहीं सकता है, कुछ लोग रखेंगे। जब आप कुछ लोग रखेंगे तो क्या मतलब आप नौकरी दे रहे हो कुछ लोग को, मान लो 10 आदमी को आपने नौकरी पर रखा ये सब काम करने के लिए, तो 10 लोगों को तो कम से कम आप नौकरी दे रहे हो, 10 लोगों को तो रोजगार प्रोवाइड कर रहे हो आप। ठीक है, तो एक तो वो कल्याण हो गया। फिर पशुपालन में अच्छे नस्ल के दुधारू पशु रखने से क्या होता है, उनका प्रजनन कराने से अच्छे उत्पादन प्राप्त होते हैं। अगर अच्छा दुधारू नस्ल रखते हो और फिर अच्छा प्रजनन कराने के बाद अच्छा नस्ल उत्पन्न होता है तो उनसे दूध भी उत्पादन अच्छा होगा। तो अच्छा दूध उत्पादन होगा तो देश की अर्थव्यवस्था में आप भागीदारी बनेंगे, जो कि देश को विकसित करने के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यही सारे फायदे हैं, और भी अगर आपको कुछ फायदे याद आ रहे हैं तो आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नस्ल से आप क्या समझते हैं और पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं। देखो, नस्ल पशुओं का वह समूह है, नस्ल क्या है, नस्ल पशुओं का वह समूह है जिनमें एक समान गुण पाए जाते हैं। मतलब नस्ल वह होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उस नस्ल की है, साहिवाल नस्ल की है या फिर हॉल्स्टाइन फ्रिजियन नस्ल की है। तो नस्ल में क्या होगा कि नस्ल पशुओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें उनके जो गुण होते हैं ना वो मिलते जुलते होंगे, दोनों के गुण आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं वो नस्ल है, उसे हम नस्ल कहते हैं। अब पशु प्रजनन का क्या उद्देश्य है, देखो पशु प्रजनन के यहाँ पे जो मेन उद्देश्य मैंने दो ही लिखा है, दो ही मेन होते हैं। तो पहला होता है उच्च उत्पादन क्षमता वाले पशुओं को उत्पन्न करना। ठीक है, मतलब पशु प्रजनन से जो पहला उद्देश्य है वो है कि पशु प्रजनन से ऐसे पशुओं को उत्पन्न करना जिनमें अच्छे उत्पादन की क्षमता हो, मतलब दूध देने की अधिक क्षमता हो। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य है कि पशुओं के नस्लों के गुणों में वृद्धि कराना, यानी कि
एक तो ऐसे पशुओं को उत्पन्न करना जो अच्छे उत्पादन है, साथ ही साथ उनके नस्लों के गुणों में क्या होना हो, वृद्धि कराना हो। जो पशु उत्पन्न हो उनके गुण अच्छे हों, उनके नस्ल अच्छे हो, और साथ ही साथ जो वो प्रोडक्ट उत्पन्न करे, है ना, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे दूध ही बनाएंगे तो दूध अच्छे किस्म का हो, अच्छे प्रोटीन हो, उसमें अच्छे विटामिन हो। तो यही सब पशु प्रजनन के क्या है, उद्देश्य है। चौथा है पादप प्रजनन के चरणों को संक्षेप में वर्णन करें। अब देखो, पादप प्रजनन के जितने भी चरण है उसे मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, तो आप उसको देख लीजिए। यूट्यूब वीडियो पार्ट 4 देखिएगा, है ना। कितना नंबर, पार्ट 4, स्ट्रेटजीज फॉर फूड, वो जो उस पर टॉपिक लिखा होगा, है ना, खाद्य उत्पादन वृद्धि की कार्य नीति। तो स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इस टाइप का इंग्लिश में टाइटल होगा। तो उसको वीडियो देखिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को विजिट कीजिए, बायोलॉजी नर्ड्स ये अकाउंट है मेरा, और उस पर आप सर्च कीजिए 9 चैप्टर 4, तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, अगर उनको आंसर चाहिए तो आप ये पीडीएफ पढ़िए, और आई होप कि आपने लिखा भी होगा अगर कॉपी में आप नोट्स बना रहे होंगे तो। नेक्स्ट है, सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा पौधों को विकसित करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो पौधे उगते हैं ना, वो पुराने पौधों के समान गुण वाले होते हैं। अगर मान लो कि एक पौधा है पहले से और उसमें अच्छे गुण हैं, और उसी से आप ऊतक संवर्धन करा के एक दूसरा पौधा उगा लिए हैं, तो इसमें भी वही गुण होंगे जो पहले वाले में थे, तो दोनों के गुण समान हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है यह है कि जो आप पौधे उगाएंगे वो एक पौधे से आप उगा रहे हैं, है ना, तो एक पौधे से हजारों पौधे उगाए जा सकते हैं, और ओरिजिनल पौधे को कुछ होगा भी नहीं, वो बचा ही रह जाएगा, और हजारों पौधे आप उगा भी सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पौधा विलुप्त होने के कगार पर है तो आप उसकी जाति भी बचा सकते हैं, इससे ये फायदे हैं। नेक्स्ट है, बायो फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। मैंने अभी एक ऑब्जेक्टिव ऊपर बताया था, सॉरी। उच्च स्तर के खनिज, विटामिन और प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए पादप प्रजनन करवाना बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है, मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिखा था। एंड लास्ट, किसी 5 ऐसे फसलों की किस्मों के नाम लिखे जो भारत में विकसित किए गए हैं, जैसे जया, शरबती सोनारा, रत्ना, कल्याण सोना, निर्मा रोजो, है ना। तो ये सभी फसलें हैं जो भारत में उगाए गए हैं। और भी आप इसके अलावा याद कर सकते हैं, आप बुक पढ़िए, उसमें काफ़ी सारा दिया हुआ है, लिस्ट दिया गया, आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और नेक्स्ट मिलते हैं अगला लेक्चर के साथ, ठीक है, जो कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का जो योगदान है वो हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तब तक के लिए धन्यवाद।